फाइनल अकाउंट पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका प्राय इसके पीछे एक वीडियो बनाया जा चुका है और फाइनल अकाउंट की बहुत सारी बातें उसमें की गई थी। पुनः कुछ विशेष बातों का उल्लेख करते हुए हम फाइनल अकाउंट को एक नए अंदाज में प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर हम छात्रों से एक बात कहना चाहते हैं कि चूंकि मैं अपना वीडियो बहुत ही सीमित साधन से बनाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ का, लाइट का अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। साथ ही साथ मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट का किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म के कंटेंट से कंपेयर करें और कंपेयर करने के बाद तब निर्णय करेंगे कि कोई बड़े बड़े संसाधन होने से बच्चे का ज्ञान बहुत बड़ा नहीं होता है, अर्थात छोटे से संसाधन से भी प्राय आपको ज्ञान के सागर से नहलाया जा सकता है। और मेरा यही उद्देश्य है कि मैं सिर्फ एक छोटे से साधन से मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसको अगर आप दूसरे कंटेंट से कंपेयर करके मिलान करते हैं और कुछ नया आपको लगता है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारा भी मनोबल वीडियो बनाने का रहे और आपको भी अच्छा ज्ञान हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दे सके। तो लेट अस प्रोसीड। हमने पहले वीडियो, इसके पिछले वीडियो को आप देखिएगा तो फाइनल अकाउंट पर हमने चर्चा किया था विथ एडजस्टमेंट के गुणों अवगुणों की बात हमने किया था कि कोई भी एडजस्टमेंट बनता कैसे है। एडजस्टमेंट को हमने एक शब्द में कहा था, अर्थात ऑल आर छूटे हुए लेखे के रूप में। दैट मीन्स ट्रांजेक्शंस टू बी ओमिटेड, दैट मीन्स कोई भी लेन देन लिखने से छूट गया वही प्राय एडजस्टमेंट बन जाता है। अर्थात ऐसी बात नहीं है कि कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री आप बनाते हैं, हम जो भी फाइनल अकाउंट में पुटअप करते हैं वह एडजस्टमेंट एंट्री के द्वारा पुटअप करते हैं, लेकिन प्राय छात्रगण इससे इसका कोई सरोकार ही नहीं होता है कि हम कोई एडजस्टमेंट जब फाइनल अकाउंट में पुटअप करते हैं तो एक एडजस्टमेंट एंट्रीज भी बनाया जाता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक समूह है, एक ग्रुप है। इस ग्रुप में सैकड़ों एक्सपेंसेस होते हैं जो सैलरी, रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, बैड डेट इत्यादि के नाम से जाने जाते हैं। तो एक एक इकाई के रूप में हम न लिखकर प्राय इसे अनंत में समझाते हैं कि कोई भी प्रकार के खर्च अगर आउटस्टैंडिंग हो तो एग्जाम्पल स्वरूप में एक खर्च सैलरी को ले लेते हैं और बार बार हम सैलरी पर फोकस करेंगे। सैलरी एक यूनिट हो सकता है, लेकिन यह अनेकों यूनिट का एक उदाहरण भी बन सकता है। तो बच्चों, इस बात को आप ख्याल रखिए कि किसी भी एडजस्टमेंट को फाइनल अकाउंट में पुटअप करने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्रीज बनाए जाते हैं और हर एक ट्रांजेक्शन्स का एक एडजस्टमेंट एंट्रीज बनाया जाता है और उसी एडजस्टमेंट एंट्रीज के माध्यम से प्राय उसको जोड़ते अथवा लिखते हैं। कल मैंने बहुत सारी बातें चर्चा पिछले वीडियो में हमने किया था। आज पुनः थोड़ा नए ढंग से फिर इसकी शुरुआत कर रहे हैं, अर्थात पिछले वीडियो और इस वीडियो को मिलाकर आप फाइनल अकाउंट बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। अर्थात छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिए और बड़ी बड़ी बातों को सीखिए। हमारा काम है सिर्फ सिखाना। बड़े प्लेटफॉर्म पर चले जाने से ज्ञान बड़ा नहीं होता है, अर्थात ज्ञान
तो प्राय गांव के किसी गाछ के नीचे बैठकर भी प्राय विद्यार्थी डॉक्टर बन जाते हैं और इंजीनियर बन जाते हैं, विदाउट एनी रिसोर्सेज, बिना किसी संसाधन के भी वो डॉक्टर बनते हैं। तो बच्चों, हमेशा कंपेयर टू अदर्स, हमेशा किसी भी ज्ञान को अगर समझना है तो उसे हमेशा दूसरे से कंपेयर कीजिए कि यह ज्ञान जो दिया जा रहा है या वह ज्ञान जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के द्वारा दिया जा रहा है, हु इज द बेस्ट, दोनों में कौन अच्छा है। इसको देखते हुए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए पहले इन्हें फाइनल अकाउंट को 6 भागों में बांटे। 6 भाग ही होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के 2 भाग, पीएल अकाउंट के 2 भाग और बैलेंस शीट के 2 भाग। बार बार हम कहते हैं कि यह फाइनल अकाउंट इस विश्वास के साथ हम बता रहे हैं कि आपको हर एक रोजनामचे का, लेजर पोस्टिंग का, ट्रायल बैलेंस का ज्ञान है, तभी आप हमारे इस फाइनल अकाउंट को अच्छी तरह से एज ए कंसेप्ट के रूप में समझ पाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातों को हम बहुत छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा आपके समक्ष रखते हैं। जैसे डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट क्या लिखते हैं, तो सीधी सी बात है, विथ ओपनिंग स्टॉक। इसकी शुरुआत हम ओपनिंग स्टॉक से करते हैं। यह एक सेल्स होता है, यह कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है, यह पिछले वर्ष किए गए ट्रांजैक्शंस का एक रिजल्ट है जिसे सेल्स के रूप में ट्रेडिंग अकाउंट के प्रारंभ में लिखते हैं। इसके बाद जितने भी चीज आप लिखिएगा, ऑल आर ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस दैट मीन्स कोई ट्रांजैक्शन जो खातों के शेष को निकालने के पहले बनाया जा चुका है, अगर बनाया जा चुका है तो वह तलपट का अंग है। और कोई ट्रांजैक्शन अगर खातों के शेष को निकालने के बाद पता चलता है तो वही होता है एडजस्टमेंट, अर्थात वह आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस चला आता है और जिसका पहले ही लेखा जोखा हो गया होता है वह विद इन ट्रायल बैलेंस होता है। तो कोई ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट क्या होता है, इस बात को समझ लें। एडजस्टमेंट एंट्री चाहे बिफोर या आफ्टर, चाहे खातों के शेष निकालने के पहले हम रोजनामचा बनावे या खातों के शेष को निकालने के बाद रोजनामचा बनावे, रोजनामचे के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन सिर्फ इम्पैक्ट का होता है। इम्पैक्ट का मतलब अगर इसका हमने पहले खातों के शेष को निकालने के पहले लेखा कर दिए होते हैं तो सिर्फ एक इम्पैक्ट के रूप में ट्रायल बैलेंस में आता है। और जब कोई यह तलपट के बाहर मीन्स खातों के शेष को निकालने के बाद किसी ट्रांजैक्शंस का पता चलता है तो वह सब एडजस्टमेंट कहलाता है। और हर एडजस्टमेंट का हमेशा 2 प्रभाव फाइनल अकाउंट पर देना पड़ता है। इतना ही अंतर होता है विद इन द ट्रायल बैलेंस एंड आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस। अर्थात ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत कोई भी कारण आप हमसे क्वेश्चंस करते हैं, क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस में नहीं होते हैं, क्या क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं होते हैं, क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में नहीं होते हैं, दैट मीन्स क्या बैड डेट ट्रायल बैलेंस में नहीं होते हैं, क्या डिप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में नहीं होते हैं। सब होते हैं, ट्रायल बैलेंस में भी होते हैं और एडजस्टमेंट में भी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ट्रायल बैलेंस में होने का मतलब है कि तलपट को बनाने के पहले ही उस ट्रांजैक्शंस को खाते में समावेश कर दिया गया, इसीलिए वह तलपट का हिस्सा बन जाता है और उसका एक इम्पैक्ट के रूप में आउटस्टैंडिंग सैलरी जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिखा जाता है। तो ऐसे ऐसे सैकड़ों आइटम हम बता सकते हैं। आज हम आपको एडजस्टमेंट के माध्यम से प्राय तलपट के बनाने के पहले की बात भी कर लेंगे और तलपट बनाने के बाद तो हमें आपको काम करना है। तो बच्चों बिल्कुल देखते हो कि सर बैड डेट ट्रायल बैलेंस में होते हैं, डिप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में भी होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में होते हैं,
दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ट्रायल बैलेंस में होते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी ट्रायल बैलेंस में होते हैं, अर्थात सब ट्रायल बैलेंस में होते हैं और ट्रायल बैलेंस के बाहर भी होते हैं। जो बाहर होते हैं दैट इज एन एडजस्टमेंट, अर्थात बाहर वाले को जब भी फाइनल अकाउंट में इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमेशा दो प्रभाव के साथ, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन हमेशा डुअल एस्पेक्ट का होता है। यही कारण है कि यह छूटा हुआ ट्रांजैक्शन है, छूटा हुआ लेखा है, इसलिए फाइनल अकाउंट में हम जब भी डालेंगे तो दो बार डालेंगे। और दो बार कहाँ कहाँ डालेंगे तो पिछले वीडियो में हमने बताया था, अगर एक इम्पैक्ट, एक प्रभाव अगर डेबिट में जाएगा तो दूसरा प्रभाव क्रेडिट में जाएगा, अर्थात इस बात का हमेशा हार्ड एडजस्टमेंट के साथ इस बात का सत्यापन कर लेना चाहिए कि हमारे एडजस्टमेंट का प्रभाव डेबिट और क्रेडिट में गया या नहीं गया। प्राय विद्यार्थियों को इससे भी कोई मतलब नहीं होता है, वह सिर्फ जोड़ने, घटाने और लिखने के लिए बता देते हैं। उसके पढ़ने वाले इम्पैक्ट क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं, क्यों सिर्फ लिख रहे हैं, इत्यादि बातों की चर्चा नहीं करते हैं, अर्थात फाइनल अकाउंट एक समस्या बनकर खड़ी हो जाती है। इसलिए फाइनल अकाउंट को अगर हम इस स्तर पर समझ लेंगे तो आप किसी भी व्यापार के फाइनल अकाउंट को बहुत ही आराम से इस कंसेप्ट के माध्यम से बना सकते हैं, चाहे वह फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप हो, चाहे फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी हो। यह जो बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ये फाइनल अकाउंट के रूप में ट्रेडिंग पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट कहते हैं, जबकि इसी बैलेंस शीट को कंपनी में इनकम स्टेटमेंट कहते हैं और इसी ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। बैलेंस शीट को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट को कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। यह कंपनी में कहा जाता है। बाकी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात वो जब भी लिखता है तो बैलेंस शीट लिखता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं लिखता है। वह जब भी लिखता है ट्रेडिंग अकाउंट या पीएल अकाउंट लिखता है, वह इनकम स्टेटमेंट नहीं लिखता है। अंतर दोनों में देखिए क्या है। एकांकी व्यापार और साझेदारी व्यापार के फाइनल अकाउंट बनाने में किसी भी प्रकार के लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार से एकरूपता का अभाव पाया जाता है। लेकिन कंपनी के बैलेंस शीट को देखिए, सैकड़ों कंपनी के बैलेंस शीट की बनावट बिल्कुल एक जैसी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसे अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2030 के अनुसार अपना बैलेंस शीट बनाना पड़ता है और वह बैलेंस शीट वर्टिकल बनाया जाता है, अर्थात टू साइडेड नहीं बनाया जाता। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट जब भी बनाए जाते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल बनाए जाते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब हमेशा टी शेप का अकाउंट खोला जाता है, इसका एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट भाग होता है, जबकि कंपनी में हमेशा वर्टिकल बनाया जाता है। दैट मीन्स इधर ही डेबिट भी लिखा जाता है और इधर ही क्रेडिट भी लिखा जाता है, चाहे वह इनकम स्टेटमेंट हो, चाहे वह फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, वह हमेशा वर्टिकल टाइप से बनाया जाता है। और सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट को टी शेप में बनाया जाता है। ये बातों का ज्ञान छात्रों को होता कहाँ? नहीं होता है, लेकिन आज आप इस ज्ञान को प्राप्त कीजिए। यह ओवरऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने तक यह कंसेप्ट आपको काम देगा। हमने सिर्फ 15 एडजस्टमेंट लिखे हैं, 15 एडजस्टमेंट। आप हमारे सामने 50 एडजस्टमेंट फेंकिए कमेंट बॉक्स में, हर एडजस्टमेंट का हम आपको हल उसी कमेंट के द्वारा उत्तर देकर बताएंगे। अर्थात यहाँ कुछ सीमाएं होती है, अर्थात उसी सीमाओं के अंतर्गत हम छात्रों को अनंत ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, वरना एडजस्टमेंट का कोई स्वरूप नहीं होता,
कोई आकार नहीं होता है, कोई प्रकार नहीं होता है। एडजस्टमेंट सिर्फ एडजस्टमेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं कि यह अब तक लिखने से छूटा हुआ है, अर्थात फाइनल अकाउंट बनाने तक में इसे भी लिखना चाहिए। दैट मीन्स एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है, एडजस्टमेंट कोई गिनने की चीज नहीं है जिसे हम 1 to 15 के रूप में गिन रहे हैं, अर्थात यह 1 to 50 हो सकते हैं, 1 से 50 हो सकते हैं, so many kinds of एडजस्टमेंट हो सकते हैं। और एडजस्टमेंट का एक ही अर्थ होता है, अर्थात जो अब तक नहीं लिखा गया है, अर्थात फाइनल अकाउंट के सही रिजल्ट निष्कर्ष को निकालने के लिए यह जितने छूटे हुए लेखे हैं वह सब का फाइनल अकाउंट में एडजस्ट करना होगा, समायोजित करना होगा, इसे ही कहते हैं एडजस्टमेंट। इसके 6 भाग। डेबिट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते हैं, बस एक लाइन का जवाब। ओपनिंग स्टॉक के साथ कच्चे माल को खरीदकर उसे तैयार माल बनाने तक के खर्च को, कच्चे माल को खरीदकर उसे तैयार माल बनाने तक के खर्च को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट भाग में लिखते हैं। इतना अर्थ तो आपको निकालना ही पड़ेगा। आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ की तरह उसको सोचिए कि यह शीर्षक जो खर्च का है वह क्या कच्चे माल को खरीदकर तैयार माल बनाने के बीच का है। अगर बीच का है तो आंख मूंद कर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में डाल दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखा है, तो हम जो डेबिट साइड में खर्च करते हैं, क्यों खर्च करते हैं, दैट मीन्स एक तैयार माल बनाना चाहते, तैयार माल के कुल मूल्य को ही प्राय ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं, अर्थात किए गए खर्च से प्राप्त कुल तैयार माल के मूल्य को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखे जाते हैं। और कुल तैयार माल मुख्यतः 2 ही शीर्षकों में आता है, या तो बिक गया होता है या कुछ बच गया होता है। That means sales plus closing stock is equal to total value of finished goods. That means यही तैयार माल का कुल मूल्य कहलाता है, जिसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में एज ए गेन्स और इनकम के रूप में लिख देते हैं। डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट में क्या लिखते हैं, बहुत आसान। अगर ट्रेडिंग अकाउंट के पहले भाग को आपने समझ लिया तो दूसरे भाग को समझने में दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं। पहले भाग में हमने आपको क्या समझाया, कच्चे माल को खरीदकर उसे तैयार माल बनाने तक अगर कोई खर्च है तो ट्रेडिंग में जाएगा। अब सोचिए, कोई खर्च जो कच्चे माल को खरीदकर तैयार माल बनाने तक नहीं आता है, दैट मीन्स उससे बाहर निकल जाता है और पीएल अकाउंट का डेबिट आइटम है। इसीलिए ऐसे सारे खर्च अथवा हानि जो तैयार माल बनाने तक में नहीं हुआ है वह सब पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखे जाते हैं। केवल इतना ध्यान रखते हुए कि पीएल अकाउंट की शुरुआत सैलरी से की जाती है, क्योंकि सैलरी किसी भी व्यापार का एक बहुत बड़ा खर्च का हिस्सा होता है। इसके बाद भी इसकी एक सजावट होती है, डेकोरेशंस होते हैं, वह डेकोरेशंस के अनुसार उसे क्रमानुसार लिखना चाहिए। डेकोरेशन क्या होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिस एक्सपेंसेस, मैन those expenses which are related to office, administrative expenses, प्रशासनिक खर्च, कानूनी खर्च भी इसको कह सकते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस अर्थात विक्रय संबंधी खर्च, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अर्थात माल वितरण संबंधी खर्च। इसके बाद अन्य प्रकार के खर्च को लिखे जाते हैं। यह पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखे जाने वाले खर्च को प्राथमिकता के आधार पर लिखना कहते हैं। लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको छूट है,
बिल्कुल छूट है कि केवल एक सैलरी शीर्षक ऊपर में लिखकर बाकी भूल जाइए। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मन होता है लिख लीजिए। केवल इतना अर्थ जरूर लगा लीजिए कि यह खर्च कहीं तैयार माल बनाने तक का तो नहीं है। अगर तैयार माल बनाने तक का है तो वह ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और नहीं है तो वह पीएल अकाउंट के डेबिट में आएगा। चाहे खर्च का, हानि का नाम कुछ भी क्यों न हो, उसे हम पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। अर्थात बच्चों के समय को बर्बाद करना है तो पीएल अकाउंट में 50 गो आइटम हम लिख देंगे। लिखने में जो समय बर्बाद होगा, अर्थ तो उतना ही निकलेगा जितना कि हम आपको समझाना चाहते हैं एक सेंटेंस के द्वारा। क्रेडिट साइड और पीएल अकाउंट में क्या लिखे जाते हैं? क्रेडिट साइड और पीएल अकाउंट में लिखे जाते हैं समस्त प्रकार के गेन्स एंड इनकम। समस्त प्रकार के गेन्स एंड इनकम केवल सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को छोड़कर बाकी जितने भी इनकम्स हैं ऑल आर इन क्रेडिट साइड और पीएल अकाउंट में लिखे जाएंगे। अब आगे है लेफ्ट हैंड। बैलेंस शीट में कभी साइड नहीं होती। साइड का मतलब होता है डीआर साइड एंड सीआर साइड। बैलेंस शीट एक विवरण होता है, खाता नहीं होता है। जब भी आप अकाउंट लिखिएगा तब आपको डीआर और सीआर का प्रयोग करना ही होगा। और जब आप अकाउंट नहीं लिखिएगा दैट मीन्स दैट इज ए स्टेटमेंट। अर्थात बैलेंस शीट एक विवरण है और विवरण में डीआर साइड और सीआर साइड नहीं होते हैं। अर्थात उसने लिखने का तरीका भी प्राय अपना होता है। प्राय यहाँ उल्टा गणित चलता है। दैट मीन्स जो अब तक हम राइट साइड, अगर साइड की बात करें तो राइट साइड में क्रेडिट आइटम आता था और लेफ्ट साइड में डेबिट आइटम आता था। लेकिन अब लेफ्ट साइड में क्रेडिट आइटम आएगा और राइट हैंड में डेबिट आइटम होगा। अर्थात बैलेंस शीट को लिखने का एक अपना तरीका है, ये विवरण है। विवरण को हम किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बैलेंस शीट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। व्यापार में नॉमिनल अकाउंट दैट मींस ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का अंत हो जाता है एक वार्षिक वर्ष में, लेकिन बैलेंस शीट का अंत कभी नहीं होता है। अर्थात बैलेंस शीट में जितने भी आइटम होते हैं वो सब नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट का कोई भी आइटम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर नहीं होते हैं। ये खास बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा लेफ्ट है, दैट मीन्स समझ रहे होंगे सभी प्रकार के व्यक्तिगत खाते जो ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में होते हैं लिखते हैं। यहाँ पर सिर्फ व्यक्तिगत खाते, अर्थात इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं होता है, कोई रियल अकाउंट नहीं होता है। अर्थात लायबिलिटी साइड होते हैं और लायबिलिटी साइड में हमेशा व्यक्तिगत खाते ही लिखे जाते हैं जो प्राय तलपट के क्रेडिट साइड में पाए जाते हैं। उसे सारे पर्सनल अकाउंट को हम बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लाकर लिख देते हैं। इसको राइट हैंड हमने लिखा, दैट मीन्स सभी प्रकार की संपत्ति, ब्रैकेट में रियल लिख दिए हैं। संपत्तियां हमेशा रिलेटेड टू रियल अकाउंट होता है, एवं व्यक्तिगत खाते जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में होते हैं वह बैलेंस शीट के राइट हैंड में लिखे जाते हैं। इसको राइट साइड कभी नहीं कहना है, इसको साइड ही नहीं कहना है, इसको लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड से बात करना है। इसी तरह से अन्यथा साइड अगर कहेंगे तो यह इसका उत्तर भी गलत माना जाता है। तो इस प्रकार हमने पूरे फाइनल अकाउंट को 6 भागों में बांट दिए। 2 भाग ट्रेडिंग अकाउंट के, 2 भाग पीएल अकाउंट के और 2 भाग बैलेंस शीट के। तो बैलेंस शीट का यही स्वरूप होता है। एडजस्टमेंट भी आपको हम सब कुछ बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? चाहे
कोई एडजस्टमेंट का लेखा आप तलपट बनाने के पहले या खातों के शेष को निकालने के पहले कीजिए या खातों के शेष को निकालने के बाद कीजिए। रोजनामचे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोजनामचा बिल्कुल उसी प्रकार से बनाए जाते हैं, चाहे वो पहले बनाया गया हो या बाद में बनाया गया हो। तो बच्चों, अब हम इस साइड को मिटा रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये बता दिए। एक्सपेंसेस, सो मेनी काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस, अनेकानेक प्रकार के होते हैं। अर्थात सैलरी के रूप में, रेंट के रूप में, कमीशंस के रूप में, अर्थात नाम को गिनने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा। अब सपोज दैट इसमें थोड़ा सैलरी शब्द डाल देते कि वह आउटस्टैंडिंग सैलरी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको कहते हैं? कोई भी खर्च जो हो गया परंतु उसका भुगतान नहीं किया गया, दैट इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया रख लेना होता है। तो हमने सैलरी खर्च हो गया, तो जिस वार्षिक वर्ष में सैलरी खर्च हुआ उसी वार्षिक वर्ष के लाभ में इसको लेना चाहिए, लेकिन वह किसी कारणवश नहीं अब तक लिया गया। यही कारण है वो एडजस्टमेंट में है, तलपट के बाहर में है, बाहर में है। अब इसका प्रभाव हमको देना है। इसका रोजनामचा जो बनाया जाता है हमेशा सैलरी अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। हमने एक शब्द लिखा सैलरी, कुछ भी मान लीजिए। मानने का क्या है? हम कह ही रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक सामूहिक नाम है। खर्च सैकड़ों होते हैं और सैकड़ों खर्च में एक आउटस्टैंडिंग हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। हमने सैलरी का एग्जाम्पल ले लिया। इस रोजनामचे को या तो खातों के शेष को निकालने के लिए पहले बनावेंगे तो यही एडजस्टमेंट एंट्री बनेगा, और खातों के शेष को निकालने के बाद मीन्स तलपट के बाद भी बनावेंगे तो यही रोजनामचा बनेगा। यह रोजनामचा दो जगह कैसे प्रभावित करता है? एक जगह PL अकाउंट में प्रभावित करता है। किस प्रकार से? तो सैलरी जो तलपट में दिया हुआ है, तलपट के सैलरी में इस आउटस्टैंडिंग को जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार आउटर कॉलम में दे दिया जाता है। दूसरा प्रभाव बैलेंस शीट में जाता है। बैलेंस शीट में इसका प्रभाव प्राय लायबिलिटीज की ओर जाता है और लायबिलिटीज में सिर्फ लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। समायोजन हो गया। फाइनल अकाउंट में दो जगह समायोजन करना है। समायोजन अगर खर्च का नाम दे दिया तो एड कल लिखा दिए थे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एड इन डेबिट साइड ऑफ PL अकाउंट एंड राइट इन लायबिलिटीज। इस सेंटेंस को भी याद रखिए, जो पिछले वीडियो में हमने आपको लिखाया था। यह बहुत काम का सेंटेंस है किसी भी एडजस्टमेंट को समझने के लिए। दूसरा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड, फिर मान लीजिए वहां से भी प्रीपेड का मतलब क्या होता है? कोई खर्च जो हुआ नहीं परंतु उसका भुगतान कर दिया गया, दैट मीन्स पेमेंट इन एडवांस होता है। हमने 12 महीने का सैलरी, दैट मीन्स जब भी हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो 12 महीने का बोध होना चाहिए। अगर 12 महीने से कम का बोध है तो 10 महीने में प्लस 2 महीना तब 12 महीने के रकम को लिखते हैं। जब किसी का बोध 15 महीने का हो, तलपट से जब हम लाते हैं
तलपट में सैलरी 15 महीने का है, तब 15 महीने में -3 महीना करते हैं, तब यह 12 महीना आता है। दैट मीन्स हम क्या बात कर रहे हैं, अमाउंट के आधार पर इसे बढ़ाया और घटाया जाता है। तलपट की यही विशेषता है कि तलपट की सैलरी 15 माह की है, जबकि हमको लेना है सिर्फ 12 माह की सैलरी। तो 12 माह की सैलरी लेने के लिए 3 माह की सैलरी आपके प्रीपेड में लिखा हुआ होता है, जिसका एक रोजनामचा एडजस्टमेंट इंट्रीज बनता है। और एडजस्टमेंट इंट्रीज इस प्रकार से बनता है, सैलरी हमेशा डेबिट का बोध कराता है। सैलरी क्या कराता है, डेबिट का बोध कराता है, अर्थात इसको फिर से दिया करना, दैट मीन्स प्लस का बोध कराता है। और इसको शेयर करना, दैट मीन्स माइनस का बोध कराता है। इस बात को भी समझिए। तो प्रीपेड सैलरी अगर है तो सैलरी को कम करने के लिए टू सैलरी अकाउंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी को कम करने के लिए डीआर नहीं बल्कि सीआर करना पड़ता है। इसलिए टू सैलरी अकाउंट और डेबिट में लिखेंगे प्रीपेड सैलरी अकाउंट डीआर। नरेशन तो कुछ भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नरेशन को हम आराम से लिख सकते हैं। यह अपनी अभिव्यक्ति है, अर्थात इसके लिए भी हमें पढ़ाना पड़ जाए तो इससे और कोई बात नहीं बन सकती है। मीन्स हम आपको डीप कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी देना चाहते हैं, और डीप कंसेप्ट लेने के लिए छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं। वरना फाइनल अकाउंट तो 15 दिन लोगों को हमने पढ़ाते हुए देखा है, फिर भी बच्चे वहीं के वहीं रह जाते हैं। कुछ रटा जाते हैं, कुछ रटने से वंचित रह जाते हैं। फाइनल अकाउंट अधजल गगरी छलकत जाय के समान रह जाता है। अर्थात हम आपको अधूरा नहीं छोड़ेंगे, हम आपको हर तरह से पूरा करेंगे। अर्थात इस एडजस्टमेंट इंट्रीज को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी मैं आपको डीप कॉन्सेप्ट के तहत एंट्री के द्वारा प्रायः प्लस और माइनस करना आपको एडजस्टमेंट में सिखा रहे हैं, जो आपके लिए न केवल आज के लिए बल्कि आने वाले कठिन दौर में भी आपको काम देगा। तो बच्चों, आज तक के लिए इतना ही, फिर हम आगे शुरू करेंगे। वो सारे एडजस्टमेंट पर ही सिर्फ चर्चा करेंगे, जिसमें 2 बातें हमेशा समझाएंगे कि किसी का एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होते हैं, और यह फाइनल अकाउंट में 2 जगह कैसे पुटअप किए जाते हैं, एड के रूप में या लेस के रूप में। एकदम क्लियर से क्लियर कंसेप्ट हम आपके समक्ष रखेंगे, और तब आप भी कहिएगा नहीं हमको अच्छा लगा समझने में। तो बच्चों, फिर एक बार कहते हैं, अगर हमारा कंटेंट हम जो पढ़ाते हैं अगर दूसरों से अलग लगे, भिन्न लगे, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं कीजिए। अर्थात हमको भी थोड़ा सा मनोबल ऊंचा रहने दीजिए, और उसको रखने के लिए सब्सक्राइब भी करना है, कोई पैसा नहीं लगना है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अकाउंटेंसी पढ़िए, घर में पढ़िए। अर्थात जो बच्चे खर्च को, ट्यूशन के खर्च को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अर्थात उन बच्चों के लिए हमने यह वीडियो कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि गरीब के बच्चे को भी एक अच्छा नॉलेज कॉमर्स में अकाउंटेंसी के रूप में प्राप्त हो सके। तो बच्चों, आज तक के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।